गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज हम लोगों का जो इंग्लिश ग्रामर का डे 1 का पार्ट 1 है का आप लोगों का कोर्स है। इंग्लिश का कोर्स हम पूरा डिज़ाइन करके रखे हुए हैं। 60 क्लास है आपका अंग्रेजी का, और इस 60 क्लास को आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है, बोर्ड एग्ज़ाम ये क्लियर करवा देगा। इसमें इतनी क्षमता है इस कोर्स को, इस तरह से वेल डिज़ाइन किया गया है। हालांकि इस बात को देखा जाए, जो पहला क्लास है, ये पहला क्लास है, ये पहले क्लास में हम चीज़ों को उतना हार्ड नहीं रखे हुए हैं, बहुत ही इजी करके ही रखे हुए हैं ताकि आपको पहला क्लास में आसान रहे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, कुछ जादुई ट्रिक को जानते हैं, अंग्रेजी के कुछ जादुई ट्रिक को जानते हैं। आपका टॉपिक क्या है? तो सेंटेंस बनाने का जादुई फार्मूला है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक, आज का जो टॉपिक है सेंटेंस बनाने का फार्मूला। और ये सेंटेंस बनाने का फार्मूला सब्जेक्ट, वर्ब और प्लस में क्या है? ऑब्जेक्ट। ये 3 होने चाहिए किसी भी सेंटेंस में। इस बात को समझेंगे, किसी भी सेंटेंस में उसका, कोई भी सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए। तो कोई सेंटेंस में है ना, या तो सब्जेक्ट और वर्ब और क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज का होना जरूरी है एक सेंटेंस का, वो बेस कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, एक आप बिल्डिंग बनाते हैं तो एक बिल्डिंग बनाने के लिए आप क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाने के लिए उसका बेस तैयार करते हैं। उसी तरह से आप इसका भी क्या करते हैं? बेस तैयार करते हैं। चीजें समझ में आ रहा है ना? तो इसका बेस हमने तैयार करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इनके परिचय को जान लेते हैं। ठीक है, इनके परिचय को जान लेते हैं, सब्जेक्ट का और वर्ब का और ऑब्जेक्ट का, इन तीनों के परिचय जान लेते हैं कि क्या है सब्जेक्ट, क्या है वर्ब और क्या है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या देखा कि इंग्लिश रटने की चीज नहीं है, इस बात को समझोगे, अंग्रेजी रटने की चीज नहीं है। ये आपको बस जिस तरह से आप मैथ की फार्मूला आप याद करते हो और उसी फार्मूला पे सारे मैथ को क्या कर लेते हो? बना लेते हो। ठीक ऐसे ही आप क्या करोगे, इंग्लिश को रटने की चीज नहीं है। इंग्लिश को भी मैथ की फार्मूला की तरह आप क्या करोगे, इसके एक स्ट्रक्चर यानी कि आपको एक ढांचा दे दिया जाएगा, और उसी ढांचा पे आपको क्या करना है, उसी ढांचा पे यानी कि उसी फार्मूला पे आपको अंग्रेजी के वर्ड डाल देना है, इंग्लिश के वर्ड डाल देने हैं, और आपके सेंटेंस बन के तैयार हो जाते हैं। जिस तरह से आप मैथ बनाते हैं, फार्मूला पे सारे नंबर डालने पर आपके आंसर निकल के चले आते हैं, वैसे ही आपका यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ जाएगा। क्या ये बातें सबको क्लियर हुई? जी। तो इसका एक ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर यानी कि क्रमबद्धता होना चाहिए कि किसके बाद किसको रखा जाएगा, किसके बाद किसको रखा जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो ऑर्डर जरूरी है, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। मैथ में क्या होता है, जैसे 2 + 2 रखते हैं और 2 + 3 रखते हैं, तो इनके ऑर्डर आप डिस्प्लेस कर दोगे, यानी कि 3 + 2 रखो तो भी बात बराबर है, कितना आएगा? रिजल्ट 5 ही आएगा, रिजल्ट 5 आएगा। तो इनके ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके ऑर्डर चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अंग्रेजी में ये बात ध्यान देना पड़ता है, यदि हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो इनमें कुछ बदलाव आ जाती है। अब सुनिए ध्यान से, हिंदी का क्रम, ठीक है, हिंदी के क्रम जो है या फिर अंग्रेजी के जो क्रम है, हिंदी के क्रम के अनुसार से यदि देखा जाए तो कर्ता पहले लिखते हैं, उसके बाद क्रम, अब फिर बाद में क्या लिखते हैं? देखिए मैंने जानबूझ के, ठीक है, मैंने जानबूझ के आपके सामने एक हिंदी का सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, जानबूझ के। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका बेस तैयार करना है हमें। तो हिंदी के एक सेंटेंस लिए है और उसी को हम लोग उसी क्रम से हम लोग अंग्रेजी के भी सेंटेंस को तैयार करेंगे। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे कोई कर्ता है, और कर्ता को हम लोग इंग्लिश में जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और कर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी तरह से क्रिया को क्या बोलेंगे? अब जैसे कि यहाँ पे कर्ता कौन होगा? तो मैं हो जाएगा। कर्म कौन हो जाएगा? क्रिया कौन हो जाएगा? ठीक है। तो अब इनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। आई का मतलब मैं होता है, आम का मतलब ईट नहीं होगा, और खाता हूँ क्या होगा? आप देखें क्या चीज कि जब हम क्या किए, जब हम इसके हिंदी सेंटेंस को जब अंग्रेजी बनाना शुरू किए तो इनके क्रम बदल गए,
इनके क्रम बदल गए। तो क्रम हम क्या बोले हैं, सबसे पहले आपको तो ध्यान देना पड़ेगा इनके क्रम। अंग्रेजी में क्रम बहुत मायने रखते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में क्रम क्या होता है, बहुत मायने रखते हैं, ऑर्डर बहुत मायने रखता है। तो हमने क्या देखा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के परिचय को देख लिया कि भाई सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। दूसरा यदि देखा जाए, दूसरा वाक्य के 3 स्तंभ, जिसको बोला जाता है, स्तंभ को बोलते हैं 3 पिलर। जैसे ये घर बना है ना, तो इनमें पिलर लगाए गए हैं, तब जाके ये घर क्या है, टिका हुआ है। उसी तरह से इनके 3 स्तंभ हैं। तो 3 पिलर्स को हम जान लेते हैं, तीनों के तीनों पिलर कौन कौन है। तो हम आपको पहले ही बताया है, अंग्रेजी के जब अंग्रेजी आपको सीखना होगा तो इनके जादुई जो फार्मूला है, यानी कि जो 3 पिलर है, वो कौन कौन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और कौन है, वर्ब है। ये 3 पिलर है अंग्रेजी के, ये 3 पिलर है और इन्हीं 3 पिलर को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो पहला जो है, पहला है वो कौन सा, 3 पिलर में से जो पहला है, तीनों में से वो पहला कौन है, सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या कहला जाता है, सब्जेक्ट सेंटेंस का मेन हीरो कहा जाएगा। आई बात समझ में, सब्जेक्ट सेंटेंस का क्या कहा जाएगा, मेन एक हीरो कहा जाएगा। मतलब जो वाक्य में काम करता है, ठीक है ना। आप एक फिल्म देखे होंगे, तो फिल्म में हीरो का मेन रोल आप देखे होंगे, एक हीरो का आप मेन रोल देखे होंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे हीरो का मेन रोल कौन निभाता है, सब्जेक्ट। मतलब क्या होता है, जो वाक्य में क्या करे, काम करे, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। अच्छा, इसकी पहचान की बात करें तो पहचान क्या है, इसके सवाल पूछे, जैसे कौन, हु। एग्जाम्पल के लिए तौर पर हम आपको दे रहे हैं, जैसे राम प्लेस, ठीक है, राम प्लेस। देखिए सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, हम आपको क्या बोले हैं, ये हीरो को पहचाना कैसे जाएगा, हीरो को पहचाना कैसे जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाएगा। हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी के 3 पिलर, एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हीरो बोलेंगे, लेकिन इससे पहचाना कैसे जाएगा, तो इन्हें पहचानने का एक अच्छा तरीका है। वो कौन सा तरीका है, वो तरीका यहाँ पे दिया गया है पहचानने का। क्या दिया गया है, सबसे पहले जो सेंटेंस है, जैसे कि मान के देखिए आप, यहाँ पे एक सेंटेंस है, क्या चीज, राम प्लेस, राम प्लेस। तो राम प्लेस, तो बताइए यहाँ पे कौन खेला कौन, राम। तो कौन का जो जवाब मिलेगा ना, कौन का जो जवाब मिला, हम आपसे क्या पूछे, कौन खेला, तो आपने क्या जवाब दिया, तो कौन का जो जवाब आएगा वही जवाब ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या ये चीजें समझ में आया जी। तो कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में कुछ सवाल पूछ के देखिए, सेंटेंस से आप सवाल पूछ के देखिए, वो सेंटेंस जो रिप्लाई देगा वही उसका सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल दिया गया, जैसे ही गोस। अब बताइए यहाँ कौन जाता है, ही गोस का मतलब वह जाता है, तो कौन जाता है, वह जाता है। तो यहाँ पे ही क्या होगा, हम पूछे आपसे कौन जाता है, तो आपने क्या बोला, वह जाता है, यही तो बोला ना जी। तो ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, चीजें समझ में आ रहा ना, यानी कि सीधी की सीधी, मतलब आप एक टेढ़ी मेढ़ी बातें हम घुमा के नहीं करेंगे, सीधी बातें बताओ। सब्जेक्ट पहचानने का तरीका ये है, आप सेंटेंस में कौन डाल के देखिए, और कौन का जो जवाब आएगा, आप हिंदी में चाहो तो कौन डाल के देख लो, और यदि उसी को चाहो तो इंग्लिश में हु डाल के देखो। और हु का रिप्लाई आए चाहे कौन का रिप्लाई आए, चाहे वो हु का रिप्लाई आए चाहे वो कौन का रिप्लाई, वो हु का रिप्लाई आएगा वही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। यानी तो जो कौन का रिप्लाई आएगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट। जैसे मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ, राम प्लेस, हु प्लेस, किसने खेला, तो क्या होगा, राम, है ना। हु गोस, कौन गया, बताइए, तो कौन का जो रिप्लाई होगा वही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कौन पढ़ाया, बताइए, टीचर। तो टीचर ही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। मतलब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये तीनों के तीनों मेन हीरो है। एक हीरो ऐसा है जो जाने वाला है, एक हीरो ऐसा है जो खेलने वाला है, एक हीरो ऐसा है जो पढ़ाने वाला है। मतलब कि आप पूरी की पूरी बात करो, ये सभी हीरो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। एक हीरो खेल रहा है और एक हीरो क्या कर रहा है, और एक हीरो क्या कर रहा है। आप यदि आप गौर से देखेंगे तो
चाहे वह जाए, चाहे वह पढ़ाए, चाहे वह खाए, कुछ भी करे, मतलब हीरो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, यानी कि ये सेंटेंस में कुछ ना कुछ कर रहा है। और जो करते हैं उन्हीं को हम बोला जाता है कर्ता, और उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। बताओ क्या ये सब्जेक्ट आप लोगों को समझ में आया? जी। आज अब उसके बाद हम लोग उस 3 पिलर में से एक पिलर को हमने जान लिया, ठीक है ना। सेंटेंस बनाने के लिए आपको 3 पिलर जरूरत है, लेकिन उस 3 पिलर में से आपने एक पिलर को क्या किया? पहचाना। अब उस 3 पिलर में से आप दूसरे पिलर को जानोगे। अब दूसरा पिलर कौन सा है? वर्ब, ठीक है ना। तो सेंटेंस में आपको वर्ब पढ़ना है, और वर्ब जिसको कहा जाएगा ये क्या है? इंजन है, ठीक है। वर्ब एक प्रकार का इंजन है। मैंने आपको जानबूझ के ये सारी की सारी चीजें बताया है कि वर्ब एक हीरो की तरह काम कर रहा है, सॉरी, वर्ब एक इंजन की तरह काम कर रहा है, और सब्जेक्ट किसके तरह काम कर रहा है? ऐसा इसलिए जानबूझ के लिया है ताकि आप लोगों को ये चीज जल्दी आ जाए, है ना। कोई एग्जाम्पल जल्दी समझ में आता है, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये चीज लिया। अब आगे देखिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा सब्जेक्ट का मतलब देखा, उसी तरह से आप वर्ब का भी क्या देखेंगे? मतलब देखेंगे। जिस तरह से आपने सब्जेक्ट का क्या सीखा? पहचान, उसी तरह से आप इसका भी पहचान सीखोगे। अरे हाँ, है ना जी। जैसे आपने हीरो की पहचान सीखा, उसी तरह से आपने इंजन का भी पहचान सीखना है। यहाँ पे इंजन किसकी बात हम कर रहे हैं? वर्ब की बात कर रहा है, यानी कि आप वर्ब की भी पहचान करेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें, है ना, तो जिस तरह से हमने हीरो के एग्जाम्पल ले लेके हीरो की पहचानने की तरीका की पहचानने की कोशिश की थी, उसी तरह से हमने, है ना, वर्ब को भी क्या करना है? इसके भी कई सारे एग्जाम्पल लेके इनको भी पहचानने का क्या करना है ना, कोशिश करना है कि देखते हैं ये पहचान में आता है या नहीं। इनको तो पहचानना हम सीख लिए थे। इनको पहचानने का तरीका सीधी मतलब है कौन का जो जवाब है, या नहीं तो अंग्रेजी में हु का जो जवाब है, जो जवाब आएगा वही जवाब ही क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? अब दूसरी बातें देखा जाए तो वर्ब का पहचाना कैसे जाएगा और इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले इनके मतलब से जाते हैं, जिसमें काम के होने का पता चले, ठीक है ना, जिसमें वर्क डन हो, यानी कि कोई ना कोई वर्क हो, वही मेरा क्या होगा? वही मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा, सॉरी वर्ब कहलाएगा। अब पहचान की देखा जाए, इसकी पहचाना कैसे जाएगा? तो हिंदी में इनके अंत में क्या लगे होते हैं? जब आप देखिए, अब जब आप इसका हिंदी बना के देखेंगे ना, तो लास्ट में आपको ना मिलेगा। जैसे कि आप देखो इन सभी के लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? जैसे खेल, आ, जा, ऐसे वर्ड है, ठीक है। खेल, आ, जा, ऐसे ये सभी वर्ड है, और इन सभी में वर्ड जब इन सभी के अंत में जब हम ना लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? वर्ब बन जाता है, यानी कि क्रिया बन जाता है। समझ में आ रहा है जी? क्या ये चीजें समझ में आ रहा ना जी? काम बन जाता है। तो आपने अभी जो सीखा इंग्लिश का, अंग्रेजी के सेंटेंस बनाने का जो दूसरा जो सबसे अच्छा जो पिलर है उसको भी आपने सीखा। अब हम लोगों को इसके कौन से हिस्से को देखना है? अब इसके हम लोग इस हिस्से को पढ़ना है। बताइए, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को पढ़ना है। देख लीजिए एक वर्ड आपके सामने यहाँ पे भी है, जैसे देख लीजिए रीड, मतलब क्या होगा? पढ़ना। पढ़ में जब ना लगा देंगे, है ना, यानी कि जब हम सफिक्स कर देंगे, ना वर्ड सफिक्स कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे लास्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये वर्ड जो आया है निकल के, जो नया वर्ड निकल कर आया है, ये क्या कहलाएगा? वर्ड। चलते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं जो सेंटेंस बनाने का जो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा जो है उसको हम लोग देते हैं, इस पिलर को जानते हैं जिस पर असर पड़े। ठीक है, हीरो मान के चलो काम किया, लेकिन वो काम किसी पर होगा तो उस पर असर पड़ेगा। चीजें समझ में आ रहा ना? जैसे कि मान के चलो हीरो सेब खा रहा है, ठीक है, या फिर हीरो सेब काट रहा है, या फिर मान के चलो हीरो के जगह पे हमने कोई एक ऐसा नाम दिया, जैसे राम क्या कर रहा है? सेब खा रहा है। तो राम खाने वाला राम ही तो खा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि राम क्या कहलाएगा? यहाँ पे हीरो है, यानी कि वो सेब क्या कर रहा है? काट रहा है। या फिर ऐसे बोलो ना, हम आपसे पूछे कौन काट रहा है? कौन का जवाब क्या दिया? यानी कि राम क्या कहलाएगा?
सब्जेक्ट कहलाएगा ना, राम क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। और सेब है ना, सेब जो है उसको काट रहा है, तो सेब कट रहा है, जो कटे वही क्या कहलाएगा, जिस पे वर्क डन हो वही क्या कहलाएगा, नहीं है। यहाँ देखो अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस पर क्या पड़े, असर पड़े। तो राम खा रहा है, राम काट रहा है, कट कौन रहा है, काटने, एक होगा काटने वाला और एक होगा कटने वाला। जो काटे वो कर्ता और जो कटे वो ऑब्जेक्ट। चीजें समझ में आ रहा ना, जिस पर असर पड़े, तो किस पे असर पड़ेगा, सेब पर असर पड़ेगा, राम पे थोड़ी ना असर पड़ेगा। तो जिस पे असर पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और जो असर देने वाला होगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। चीजें समझिए, मतलब समझते हैं इसका। फिर जिस तरह से उसकी मतलब समझे थे इसी तरह से इसकी भी मतलब समझेंगे। जिस तरह से उन दोनों पिलर का हम लोग क्या पहचान सीखे थे, इसी तरह से इसका भी हम लोग क्या सीखेंगे, पहचान। तो चलिए मतलब समझते हैं। हीरो जो काम करता है वो जिस चीज पर हो रहा है, मतलब जो जिस चीज पर काम कर रहा है वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। पहचान जान लेते हैं, इसकी पहचान कैसे जाएगा। अब सवाल पूछ के देखो, जिस तरह से आपने वहां पे कौन जवाब, कौन पूछ रहा था, है ना, जिस तरह से आप यहाँ पे क्या पूछ रहे थे, कौन, या फिर अंग्रेजी में क्या पूछ रहे थे, जो जवाब मिल के आ रहा था वही क्या कर रहा था, सब्जेक्ट। इसी तरह से यहाँ पे भी आप जवाब पूछ के देखिएगा, लेकिन यहाँ कौन नहीं, क्या समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे आपको जो पूछना है, बताओ क्या पूछना है, क्या पूछना है, यानी कि अंग्रेजी में व्हाट, और इसकी जो रिप्लाई बन के आएगी वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूं, आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, आई ईट व्हाट, आई ईट व्हाट, तो क्या जवाब दोगे, ए मैंगो, यही तो जवाब दोगे ना। तो मैंगो ही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। सी रीड व्हाट, सी रीड्स व्हाट, तो क्या पढ़ रहा है, बुक। तो व्हाट का जो रिप्लाई आएगा बुक क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। या फिर आप हिंदी में पूछ के देखो, क्या खाता है, मैंगो, क्या पढ़ती है, बुक। समझ में आ रहा ना। तो सी रीड्स वो पढ़ती है, मतलब क्या पढ़ती है, तो बुक पढ़ती है। तो जो रिप्लाई बन के आएगा, जो व्हाट का रिप्लाई आएगा वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि मैंगो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में। अभी अभी यहाँ पे ऐसा रहता, आई के जगह पे राम ईट्स ए मैंगो लिखा रहता, तो हु ईट्स, कौन खाया, कौन खाया, तो कौन का जो जवाब आएगा, कौन का जो जवाब आएगा वो कौन आएगा, और जो कौन का जो जवाब आएगा वही क्या कहलाएगा, मतलब राम क्या बन गया, और क्या खाया, तो ये किसका रिप्लाई आ गया, क्या का रिप्लाई आया, और जो क्या का रिप्लाई आएगा वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आज आपने क्या सीखा, सब्जेक्ट पहचानना सीखा और ऑब्जेक्ट पहचानना सीखा। और ईट चूंकि एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है खाना, लास्ट में क्या हुआ, खाना, जिसके लास्ट में ना आए वो क्या हो जाए, वर्ब हो जाए। आज आपने वर्ब पहचानना भी सीखा, सब्जेक्ट पहचानना भी सीखा और ऑब्जेक्ट पहचानना भी सीखा। चीजें समझ में आ रहा ना। तो अब बताओ, आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया। चलिए, तो इसके कुछ गोल्डन फार्मूला है, ठीक है, कुछ गोल्डन फार्मूला है। इस गोल्डन फार्मूला को जान लेते हैं। हम आपको क्या पहले ही बताया है, जिस तरह से मैथ का फार्मूला होता है उसी तरह से इंग्लिश का भी क्या है, फार्मूला है। बस हमें क्या करना है, उस फार्मूला पे जिस तरह से नंबर डालते हैं और हमारा मैथ का रिजल्ट निकल कर आ जाता है, उसी तरह से आपको इस इंग्लिश के फार्मूला पर क्या करना है, इंग्लिश के वर्ड डाल देने हैं और देखना आपका रिजल्ट निकल के तैयार हो जाएगा। आपके सामने हम कई सारे एग्जाम्पल भी लिए हैं, है ना। एस मतलब बी मतलब ओ मतलब, ठीक है। तो ये चीज है, आज तो तुम लोग क्लास में हिला के रख दिया होगा। अब ध्यान से सुनो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम इसके बेस पे, इस फॉर्मूला के बेस पे हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को देखा जाए।
जैसे कि ये सारे के सारे आपके क्या हुए, सब्जेक्ट हुए। आई, यू, वी, मदर, है ना, बर्ड्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हुए। जैसे प्ले, प्ले का मतलब राइट। अब आप इसका हिंदी वर्ड मीनिंग निकाल के देखो, लास्ट में आपको क्या मिलेगा? अब जिसके लास्ट में ना आया तो तो बोले ही ना, वो क्या होगा? होगा। तो इसकी तो पहचान पहले ही हो गई। अब सुनिए, अब ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्रिकेट है ना, इलेटर है, हिंदी है, फूड है, द स्काई है। अब आप इसका आप मीनिंग हिंदी मीनिंग ले लेते हैं, है ना, हिंदी मीनिंग ले लेते हैं। तो आई प्ले क्रिकेट, यही तो होगा ना, आई प्ले क्रिकेट। यू राइट अ लेटर, वी स्पीक हिंदी। इसका हिंदी मीनिंग भी निकाल के देखिए, मैं क्रिकेट। एक बात बताओ, इसमें आपसे पूछा गया कि आपको सब्जेक्ट पहचानना है, इसमें पूछा गया ऑब्जेक्ट पहचानना है, इसमें पूछा गया आपको कि वर्ब पहचानना है। तो ये बात कैसे निकालेंगे? तो पूछा गया अब किसका रिप्लाई, जब कौन का रिप्लाई आए वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? और जो क्या का रिप्लाई आया वो क्या होगा? और जिसके लास्ट में ना होगा हिंदी वर्ड में वो क्या होगा? क्रिया के बात कर रहे हैं हम, क्रिया ऐसे शब्द की बात कर रहे हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि कौन खेलता है? मैं। तो ये किसका जवाब आया? कौन का जवाब आएगा वो क्या कहलाएगा? क्या खेलता है? तो क्रिकेट क्या कहलाएगा? ठीक है, जी। क्या बन जाएगा? ये क्यों? क्योंकि ये किसका रिप्लाई आया है? समझ में आ रहा ना? और खेलना, एक खेल क्या बन जाएगा? एक वर्ड हो जाएगा। खेलना, खेल, खेलता, ये सभी वर्ड ये क्या कहलाएगा? वर्ड। आपने सब्जेक्ट पहचानना सीखा, ऑब्जेक्ट पहचानना सीखा, और किसको पहचानना सीखा? यकीन मानिए, आप जूनियर क्लास जैसे कि आप 7वें या 8वें क्लास में रहे होंगे और स्कूल में आप बनाए होंगे, तो इस तरह से आपको ट्रिकी मतलब ट्रिक के अकॉर्डिंग किसको कैसे पहचाना जाएगा, किसको कैसे पहचाना जाएगा, ये आप नहीं सीखे होंगे। आपको बस इतना पहचाना गया कि हाँ, कि जो काम को करता है वो क्रिया कहलाता है। लेकिन इसकी पहचान कैसे किया जाएगा? तो पहचान आपको बता दिए, क्योंकि पहचान यही दो वर्ड है जो सब्जेक्ट को बता देगा, और ये एक ऐसा वर्ड है जो किसको बता देगा? ऑब्जेक्ट। बस इसको याद रखना है। अब बाद बाकी अब आपके पास जो भी सेंटेंस दिया जाएगा, हालांकि ये छोटी छोटी है, लेकिन बाद में चल के थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े हो जाते हैं, तो बड़े बड़े सेंटेंसेस के ऊपर बाद में काम करेंगे। क्योंकि आज तो मेरा पहला क्लास था, और इस पहले क्लास में हम बस केवल और केवल बेस को तैयार कर रहे थे। एक सेंटेंस और है, जैसे कि यहां देख लीजिए, ये सेंटेंस देख लीजिए, माँ के लिए एक सेंटेंस है ना। पूछा जाए कौन खाना पकाती है? माँ। तो यहाँ पे ये माँ जो जवाब आप दिए हैं, ये तब दिए हैं जब हम आपसे क्या पूछे हैं? जैसे ही हमने कौन पूछा और कौन का जो जवाब आया वही क्या कहलाएगा? क्या ये चीजें समझ में आया? आज तो तुम लोग क्लास को हिला के रख दिए होगा रे। और दूसरा क्या पकाती है? तो क्या पकाती है, तो क्या का जो रिप्लाई आया, क्या का जो रिप्लाई आएगा, तो बताइए क्या का रिप्लाई यहाँ पे कौन होगा? बताइए। और तो ऑब्जेक्ट कौन है बताओ? क्या पकाती है, तो क्या का रिप्लाई आया? खाना। खाना हो जाएगा, माँ हो जाएगा सब्जेक्ट, खाना हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और पकाना एक प्रकार का काम है ना, तो क्या बन जाएगा? आपने हिंदी को भी पहचानना सीख लिया कि हिंदी में भी सब्जेक्ट कौन होगा, और आपने इंग्लिश में भी पहचानना सीख लिया कि कौन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होगा। तो एक पंथ दो काम, मतलब एक बार में दो काम, एक तीर दो निशाने। हमने इंग्लिश को भी कमांड किया और साथ ही साथ हिंदी को भी कमांड किया। आई बात से समझ में? अब आप लोगों का कौन सा टाइम आ गया? आप लोगों का अब प्रैक्टिस टाइम है, और इस प्रैक्टिस टाइम में आप लोगों को करना क्या है? क्लास वर्क। और क्लास वर्क ये आप लोगों को करके बताना है। पहला इसमें काम क्या करना है? निर्देश आपको दे देते हैं, मतलब आपको हम इंडिकेट कर देते, बता देते हैं
नीचे दिए गए वाक्य में से आपको क्या सेलेक्ट करना है? सब्जेक्ट को क्या करना है? तो बस सब्जेक्ट तो पहचानना हम बताइए दिए हैं। कैसे पहचानोगे? जो कौन का रिप्लाई है, या नहीं तो इंग्लिश में बोले तो हु का रिप्लाई है। जो इंग्लिश अब देखो, ये तो इंग्लिश में सारे वर्ड सेंटेंस है, ये सबके सेंटेंस किसमें है? हिंदी में तो है नहीं। हिंदी में होता तभी तो आप क्या किसका जवाब मांगते? लेकिन चूंकि ये सारे के सारे किसमें है? आप किसका जवाब मांगोगे? हु का जवाब मांगोगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना? और जब जो हु का जवाब आएगा वही क्या कहलाएगा? वो जो सब्जेक्ट निकल कर आएगा उसको क्या करना है आपको? सर्कल कर देना है। और आपको वर्ब के नीचे लाइन खींचना है। सब्जेक्ट को गोल घेरना है ना? वर्ब को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। मतलब दो ही चीज पहचानना है इसमें, सब्जेक्ट और वर्ब पहचानना है। और नेक्स्ट आइए आप लोगों को एक अगला जो है एक्सरसाइज दूसरा, वो सही क्रम आपको बनाना है। उसमें 15 सवाल है। पहले वाले एक्सरसाइज में कितने सवाल है? 15। क्योंकि ये 15 के 15 सवाल आपसे अभी बन जाएगा। बहुत आसान है, हार्ड नहीं है। क्योंकि मैंने पढ़ा दिया तो अब आसान होगा ही ना। अब थोड़ा देर पहले आप लोगों को बड़ी मुश्किल लग रहा था कि आज हम लोगों का इंग्लिश का जो पहला क्लास है, और इंग्लिश के पहले क्लास में हम जो इंग्लिश स्टार्ट किया है, इसे कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, ये आप लोगों के मन में जो दुविधा थी, हमने 3 पिलर, जो मेन 3 पिलर था, इस 3 पिलर के अकॉर्डिंग आप लोगों को सारा का सारा जो डाउट था और वो खत्म करवाया। और साथ ही साथ इसके बेस को मैंने क्या किया? रेडी किया। अब सुनो, अब हम लोगों को एक्सरसाइज जो दूसरा है, इसका सही क्रम आप लोगों को क्या करना है? लिखना है। अब सही क्रम क्या लिखना है? तो देखो, इंग्लिश में ना ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे पूछे जाता है। होता क्या है, सेंटेंस का वर्ड इधर इधर हेर फेर कर देगा, समझे? तो उस हेर फेर जो वर्ड है उसको आपको रीअरेंज करना है। और रीअरेंज करने के लिए जिस तरह से मैथमेटिकल फार्मूला था, उसी तरह से आपने इंग्लिश का एक फार्मूला आपको बताया। कौन सा फार्मूला था, याद है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये याद रखेंगे, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें पहचानना है इनमें से सब्जेक्ट कौन है, ठीक? और सब्जेक्ट को लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद इनमें से हमें इस फार्मूला में वर्ब पहचानना है और वर्ब के जगह पे लिख देना है, और ऑब्जेक्ट पहचान के ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख देना है। बस क्या होगा, सब्जेक्ट को लिखो प्लस में वर्ब को लिखो और प्लस में ऑब्जेक्ट को लिखो और एक सेंटेंस बना के रेडी करो। क्या ये चीजें समझ में है? जी। क्या हम बता दें या बना लोगे? बना लोगे? जी। बहुत टैलेंट हो गया तुम लोग, एक ही दिन में इतना तैयार हो गया। चलो, तो आप लोगों को कौन सा एक्सरसाइज दूसरा भी बनाना है? क्या बन जाएगा ये? जी। इस तरह से हमने इसमें 10 सवाल दिए हैं और 10 के 10 सवाल आपको बनाना है। और ये रहा आपका ग्रीन कार्ड यानी कि होमवर्क, ठीक है? तो आप लोग इसको कर लीजिएगा और अभी इस क्लास में इस काम को कीजिए। तब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू।